सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो जाइए भाई फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पे गिवन है, अ ट्रस्ट हैज अ 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two type of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 2,000. अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, तो हमारे पास कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर 30,000 रुपये हैं, तो उस ट्रस्ट को ना वो 30,000 इन्वेस्ट करने हैं और उसके पास दो बैंक है। पहला बैंक है फर्स्ट बॉन्ड जो कि उसे 5% इंटरेस्ट देगा पर ईयर, दूसरा बैंक है सेकंड बॉन्ड, वो उसको जो है 7% इंटरेस्ट देगा पर ईयर। अब आप इसको सिंपल भाषा में लो कि कोई जो है बंदा है, उसके पास कितने पैसे, उसके पास 30,000 है, उसे ये जो 30,000 है ना ये इन्वेस्ट करने हैं। उसके पास दो ऑप्शन है, एक है फर्स्ट बॉन्ड और दूसरा है सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड जो है उसे 5% इंटरेस्ट देगा पर ईयर, सेकंड बॉन्ड जो है उसे 7% इंटरेस्ट देगा पर ईयर। अब अगर उस बंदे के पास में हर साल 1,800 रुपये इंटरेस्ट के रूप में आ रहे हैं, हर साल अगर 1,800 रुपये का इंटरेस्ट अगर उस बंदे को मिल रहा है, तो हमें बताना है कि उसने कौन से बैंक के अंदर, कौन से बॉन्ड के अंदर कितने पैसे डाले थे। आगे बात समझ में, 30,000 एक बंदे के पास में है, उसने दो बैंकों में इन्वेस्ट कर दिए। पहला बैंक उसे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बैंक उसे 7% इंटरेस्ट दे रहा है। अगर उस बंदे को 1,800 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, तो हमें बताना है कि उसने कौन से बैंक में कितने पैसे जमा करे थे। आ गई बात समझ में? तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमें पता है वो लिख दो। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड क्या करता है भाई, 5% इंटरेस्ट देता है हर साल। एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड क्या करता है भाई, 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब टोटल अमाउंट कितना है, उस बंदे के पास में टोटल पैसे कितने हैं भाई, 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये उस बंदे के पास में। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे बताना है कि उसने कौन से बैंक में कितने पैसे डाले हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो भाई जो हमें निकालना है उसे ही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो मुझे निकालना है द मनी गिवन टू फर्स्ट बॉन्ड, कि पहले बॉन्ड को उसने मनी कितनी दी है, पहले बॉन्ड को उसने कितने पैसे दिए हैं। आप मान लो कि उसने एक्स पैसे जो है पहले बॉन्ड को दे दिए। अब ये एक्स जो है 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, मतलब कि उसने कुछ पैसे जो है पहले वाले बैंक के अंदर जमा करवा दिए। अब दूसरे बैंक के अंदर कितना कराएगा भाई, सेकेंड बॉन्ड के अंदर वो कितना कराएगा। तो देखो एक्स पैसे उसने जमा करा दिए, टोटल पैसे उसके पास 30,000 थे। तो अगर मैं क्या करूं, 30,000 में से एक्स माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो सेकंड बॉन्ड के अंदर डालेगा। अब मान लो कि आपके पास 5 आम है, ठीक है, आपको वो 5 आम दो बंदों को देने हैं। पहले बंदे को आपने 2 आम दे दिए, तो दूसरे बंदे को कितने आम दोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे, जो बचेगा वो दूसरे बंदे को दे दोगे। आगे बात समझ में? तो हमारे पास टोटल पैसे 30,000 थे, 30,000 में से एक्स पैसे मैंने इसको दे दिए। अब जो बचेगा 30,000 माइनस एक्स करेंगे, जो बचेगा वो दूसरे बंदे को दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बॉन्ड। पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट देता है भाई, ये बताओ, 5% देता है कि नहीं देता। यहाँ पे तो लिखा था पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, तो 5% को मैं 100 लिख दूं, लिख सकती हो ना भाई, परसेंट को 100 लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, देखो ये 5% इंटरेस्ट वो कितने पैसों पे दे रहा है, मैंने पहले बॉन्ड के अंदर कितने पैसे जमा कराए थे, एक्स पैसे जमा कराए थे, तो एक्स पैसे के ऊपर ही तो इंटरेस्ट देगा वो 5%। अब मान लो आपने किसी को 12,000 रुपये दे दिए, तो 12,000 रुपये का ब्याज तो देगा वो आपको, 25,000 का ब्याज थोड़ी ना देगा। तो यहाँ पर हमने एक्स पैसे दिए थे, तो वो एक्स पैसे का इंटरेस्ट देगा, है ना। फर्स्ट बॉन्ड हमें एक्स पैसे का इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट गिवन बाय सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड कितना पैसा दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 7% दे रहा है, यानी कि 7/100 कितने पैसों पे देगा, 30,000
माइनस एक्स पैसे पे देगा भाई। 30,000 माइनस एक्स रुपए आपने उसमें जमा करवाया तो उसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर कर दूं इंटरेस्ट बाय फर्स्ट बॉन्ड प्लस में इंटरेस्ट बाय सेकंड बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट के। अब ये इक्वल कैसे हुआ भाई, तो देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन करा है उसने यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में टोटल इंटरेस्ट गिवन करा है कि हर साल जो है उसे 1800 रुपए मिलेंगे। हर साल उसे इंटरेस्ट के रूप में 1800 रुपए मिलेंगे। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, ठीक है। ब्याज कितना मिलेगा उसे, 1800 रुपए का ब्याज मिल रहा है हर साल। अगर वो क्या कर रहा है, 30,000 को इन्वेस्ट कर रहा है 2 बैंक के अंदर, तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखो जितना इंटरेस्ट उसे फर्स्ट बॉन्ड से मिलेगा, जितना इंटरेस्ट उसे फर्स्ट बैंक से मिलेगा, अगर मैं उसको ऐड कर दूंगी सेकंड बैंक से मिले हुए इंटरेस्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 1800 रुपए। फर्स्ट बैंक उसे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, इतना दे रहा है। सेकंड बैंक को कितना दे रहा है, इतना दे रहा है। तो इनको ऐड कर दो भाई। तो देखो 5 इंटू एक्स करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5x अपोन में 100 आ जाएगा, प्लस में 7 को मल्टीप्लाई करो इस चीज के साथ में, 7 3 21, यहाँ पे पीछे 4 0 लगा दो। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, माइनस का साइन पहले यहाँ पे एज इट इज लगा दूंगी। 7 इंटू एक्स करेंगे 7x हो जाएगा। अब देखो, अब नीचे 100 है तो डिवाइड में 100 भी आ गया। भाई मैंने क्या करा है, 7 अपॉन 100 को मल्टीप्लाई करा है ना इसके साथ में, तो 100 यहाँ पे मानो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 100 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही तो आएगा, और कुछ थोड़ी ना आएगा। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करो भाई, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू 100 1 टाइम जाएगा, 5x इंटू 1 करेंगे 5x आएगा। 100 इंटू 100 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू में ये करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21 4 0 माइनस में 7x। अब क्या करेंगे, इक्वल है हमारा 1800 के। अब देखो ये 100 इधर डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करना है 1800 के साथ में, कितना आएगा, देखो 2 0 तो पहले ही थी, 2 0 और आ गई बस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है 5x, यहाँ पे है 7x, तो 7x में से 5x जाएगा तो बचेगा 2x। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे 2x किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है भाई। तो अब क्या करेंगे, अब इस चीज को ना आप इधर ले जाओ, इधर ये पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 18 4 0 माइनस में यहाँ पे ये चीज लिख दो। अब देखो भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, माइनस कर दो, और क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 में से 18 जाएंगे, 3 बचेगा, 4 0 पीछे लगा देंगे, हमारे पास आ गया 30,000। किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इज इक्वल टू माइनस का 2x आ गया, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30,000 अपोन में 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 2 से कट करो, कितने टाइम में जाएगा, 15 बार में जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास 15,000। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15,000। अब भाई मैंने x किसको माना था, x मैंने माना था फर्स्ट बॉन्ड को, कितने पैसे दिए थे उसने, x पैसे दिए थे, यानी कि उस बंदे ने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कितने पैसे जमा करवाए, 15,000 रुपए जमा करवाए हैं। तो सेकंड बॉन्ड के अंदर कितने करवाए थे, 30,000 माइनस एक्स करवाए थे। तो 30,000 में से x माइनस करना है, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 15,000 आई है। तो 30,000 में से अगर मैं 15,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा कि उसने सेकंड बॉन्ड के अंदर कितने पैसे जमा करवाए थे। तो 30,000 में से 15,000 जाएंगे तो हमारे पास 15,000 आएंगे, यानी कि उसने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर भी 15,000 जमा करवाए और सेकंड बॉन्ड के अंदर भी 15,000 जमा करवाए, तब जाके उसके पास हर साल कितना इंटरेस्ट आ रहा है, हर साल कितना ब्याज आ रहा है, 1800 रुपए का ब्याज आ रहा है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट भी भाई ऐसे ही गिवन है, पहले उसने 1800 बोला था, अब वो बोल रहा है कि 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब बता दो कि उसने पहले बॉन्ड के अंदर कितने पैसे जमा करवाए और दूसरे बॉन्ड के अंदर कितने पैसे जमा करवाए। तो कैसे करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द मनी गिवन टू फर्स्ट बॉन्ड, कि पहले बॉन्ड को उसने कितने पैसे दिए, x पैसे दिए। सेकंड बॉन्ड को उसने कितने पैसे दिए, देखो भाई फर्स्ट बॉन्ड को x पैसे दे दिए, तो 30,000 में से हम x माइनस करेंगे, जो बचेगा वो सेकंड बॉन्ड के अंदर डालेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट बॉन्ड उसे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट बाय फर्स्ट बॉन्ड कितना दे रहा है भाई, 5% दे रहा है, यानी कि 5/100 कितने पैसों के ऊपर दे रहा है, x पैसों के ऊपर दे रहा है ना। इंटरेस्ट बाय सेकंड बॉन्ड कितना दे रहा है भाई, 7%, यानी कि 7/100 कितने पे दे रहा है, इतने पे दे रहा है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास
2,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा इंटरेस्ट बाय फर्स्ट बॉन्ड प्लस में सेकंड बॉन्ड। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 2,000 रुपये, ये इक्वल हो जाएगा, देखो 30 यहाँ पर है 5x अपॉन 100। फर्स्ट बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 5x अपॉन 100 आ रहा है, प्लस में सेकंड बॉन्ड से इतना आ रहा है, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2,10,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर 7 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, अपॉन में आ जाएगा 100, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 100 आएगा हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस में 2,10,000 माइनस में 7x इज इक्वल टू हमारे पास है 2,000। 100 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, देखो इधर डिवाइड में है, इक्वल के दूसरे जाते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2,000, 3 जीरो पहले से थी, 2 जीरो और आ गई, इज इक्वल टू 5x में से 7x जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 2x। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाली टर्म को इधर ले आओ, इधर ये पॉजिटिव है, इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ पे 2 लाख था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2,10,000। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। माइनस का 2x, 2,10,000 में से 2 लाख माइनस होंगे तो कितना बचेगा भाई, 10,000 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरा जाते हैं डिवाइड में हो जाएगा। 10,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5,000 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड के अंदर उसने कितने पैसे डाले थे, 5,000 रुपये डाले थे। तो सेकंड बॉन्ड के अंदर कितना डालेगा भाई, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 30,000 है। 30,000 में से अगर मैं 5,000 माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो सेकंड बॉन्ड के अंदर डालेगा, तो हमारे पास बचेगा 25,000। यानी कि उसने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर 5,000 रुपये डाले थे, सेकंड बॉन्ड के अंदर उसने 25,000 डाले, तब जाकर के क्या हुआ, उसके पास टोटल इंटरेस्ट आया 2,000 रुपये हर साल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पे गिवन है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। Their selling price are 80 rupees, 60 rupees, 40 rupees respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. हमें क्या बोला गया है कि भाई कोई किताबों की दुकान है, किसी स्कूल के अंदर कोई किताब की दुकान है, वहाँ पर केमिस्ट्री की कितनी बुक है भाई, केमिस्ट्री की वहाँ पर 10 डजन बुक है। ठीक है, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 1 डजन में 12 बुक होती है। फिजिक्स की कितनी बुक है, फिजिक्स की वहाँ पर है 8 डजन बुक। और इकोनॉमिक्स की कितनी बुक है, इकोनॉमिक्स की है वहाँ पर 10 डजन बुक। इनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है, यानी कि हर बुक कितने रुपए में जाएगी, कितने रुपए में बिकेगी, वो भी हमें बताया गया है। तो केमिस्ट्री की एक बुक की कीमत है 80 रुपये, फिजिक्स की एक बुक की कीमत है 60 रुपये, और इकोनॉमिक्स की एक बुक की कीमत है 40 रुपये। तो हमें बताना है कि जब ये सारी किताबें खत्म हो जाएंगी, जब सारी किताबें बिक जाएंगी, तो उस बुक वाले के पास में कितने पैसे आएंगे, ये हमें बताना है। तो चलो बता देते हैं भाई। यहाँ पर हमें डेटा गिवन है, इसको हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की 10 डजन बुक है, फिजिक्स की 8 डजन और इकोनॉमिक्स की 10 डजन। और यहाँ पर हमारे पास इनकी सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी कि कौन सी बुक कितने रुपए में बिकेगी। यहाँ पे 80 रुपये, यहाँ पे 60 रुपये और यहाँ पे 40 रुपये। अब इनको मल्टीप्लाई करा दूँ डायरेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बुक की कीमत हमें गिवन है कि एक बुक 80 रुपये की है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है डजन की फॉर्म में। यहाँ पे हमें एक बुक की कीमत गिवन थी, पर बुक गिवन था, यहाँ पे पर डजन गिवन है। तो डजन को पहले पर बुक में बदलना तो पड़ेगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो एक डजन में मैंने आपको बोला कि 12 किताबें होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से। ये क्या था, डजन की फॉर्म में था, इसको मुझे बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 12 से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 12 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 12 से 8 को करेंगे 96 आएगा, इसको करेंगे 10 से तो 120 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों मैट्रिसेस को। तो देखो 120 इंटू 80 करेंगे क्या आएगा, 9600 आ जाएगा। और 96 इंटू 60 करेंगे क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5760। अब 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ में, हमारे पास आ जाएगा 4800। इन तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 20,160 रुपये। ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। जब वो सारी किताबें बेच देगा तो उसके पास कितने पैसे आएंगे, 20,160 रुपये आएंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो दीदी भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम तो किताबों की दुकान खोल लेते हैं, इतना पैसा आता है ना, दिमाग में यही चल रहा होगा। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पे गिवन है,
Assume that x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3, p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. हमें यहाँ पे कोई 5 मैट्रिसेस गिवन है, उनका ऑर्डर भी गिवन है. हमें बोला गया है कि एक्सरसाइज 21 और 22 में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, ये टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ पे गिवन है. द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर. हमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कैसे डिफाइंड होगा. तो उससे पहले तो आप यहाँ पर ये लिखो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए उसने कौन सी मैट्रिसेस का क्या ऑर्डर बताया है. तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 इंटू एन. वाई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 इंटू में के. जेड मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 इंटू में पी. और डब्ल्यू मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एन इंटू में 3. और पी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है पी इंटू में के. है ना, ये हमारे पास मैट्रिसेस है. उसने बोला है कि हमें ये बता दो कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कैसे डिफाइंड होगा, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हमें बताना है. तो मान लो कि ये हमारे पास कोई पी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई पी मैट्रिक्स है. पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी इंटू में के है भाई. ये हमारे पास कोई वाई मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू में के है. अगर मैं इसको ऐड कर दूं डब्ल्यू मैट्रिक्स, तो डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन इंटू में 3 और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू में के. यहाँ पर ये मुझे गिवन है ना. अब देखो, अब अगर मैं क्या करूं, इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, तो कैसे मल्टीप्लाई करा सकती हूँ. किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन होती है, किसी भी दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हम दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के रो के. क्या बोला मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के, तभी दो मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकती है. ये क्या होता है, रूल होता है. मैं अपने आप से नहीं बना रही, ये एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है तभी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है. आगे बात समझ में. यहाँ पर ये जो चीज होती है, ये होती है रो और ये होता है कॉलम. ये होती है रो और ये होता है कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है तो इस कंडीशन में दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं. यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब इनका जो कॉलम होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होगा. यानी कि के की वैल्यू आ गई मेरे पास 3. तो भाई के की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब मुझे निकालनी है पी की वैल्यू. अब पी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, तो देखो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी एक नई मैट्रिक्स. तो मान लो मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई. अब इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके मल्टीप्लाई होने के बाद में जब हमारे पास नई मैट्रिक्स आती है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स का तो रो लिखते हैं, पहली मैट्रिक्स का तो रो लिखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का लिखते हैं कॉलम. तो दूसरी मैट्रिक्स का हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम. यही क्या होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. ठीक है, जब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ही क्या होता है, जो नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर होता है. यहाँ पर पहली मैट्रिक्स की रो पी है, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम के है. यहाँ पर हमारे पास नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, पी इंटू के आ गया. इसमें ऐड करेंगे इस वाली मैट्रिक्स को. तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में मान लो कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई. अब इसका ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का आप लिखो रो यानी कि एन, दूसरी मैट्रिक्स का आप लिखो कॉलम यानी कि के. यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू में के. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब एक और चीज मुझे पता है कि हम जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कब करते हैं, जब भी किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उनका ऑर्डर चेक करते हैं. अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो इस कंडीशन में हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ये ऐड होंगी. तो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. यानी कि P इंटू के आपका इक्वल होगा N इंटू के. होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो K इज इक्वल टू के है भाई हमारे पास, तो क्या P इज इक्वल टू भी N होगा, बिल्कुल होगा भाई. अगर दो मैट्रिसेस ऐड हो रही है तो उनका ऑर्डर सेम होगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू N आ गया. तो हमें यही तो निकालना था. इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जहां पर हमें के की वैल्यू 3 गिवन है और पी की वैल्यू n गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया. देखो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, अगर ये पता है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है. और ये जो वाले क्वेश्चन है ना, इनको हल्के में मत लेना. ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, 2023 बोर्ड में ये क्वेश्चन बने हैं, तो इनको जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है. 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है. तो समझ में अच्छे से आना चाहिए. अगर कोई भी डाउट आता है तो एक बार फिर से देख लो.
और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, वहां पर मैंने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें बोला है इफ n इज इक्वल टू पी, हमें बोला है n इज इक्वल टू पी है, ये तो हमने पहले निकाल लिया था भाई, p इज इक्वल टू n हमने पहले निकाल लिया था। तो इसने बोला है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस में 5z इज, हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 7 इंटू में x हमारे पास मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू में n, है ना। अब माइनस में 5z, तो 5 यहाँ पे लिखे हो, इसको मल्टीप्लाई करना है z मैट्रिक्स के साथ में। z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू में p है ना। तो यहाँ पे मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर हम एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, उनका ऑर्डर सेम है, उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। यानी कि 2 इंटू एन अगर इक्वल है 2 इंटू पी के, तभी ये दोनों मैट्रिसेस एड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी, है ना। हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल हो पाएंगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 2 इंटू एन क्या है, इक्वल है 2 इंटू पी के। अब आप इस 22 वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है p इंटू में 2, सेकेंड ऑप्शन आपके पास में है 2 इंटू में n, थर्ड ऑप्शन आपके पास में है n इंटू में 3, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में है p इंटू में n। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें इस मैट्रिक्स का क्या बताना था, ऑर्डर बताना था। तो ये हमारे पास इतने सारे ऑर्डर आ गए। अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई मैंने यहाँ पे निकाला है 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू पी, यानी कि 2 इंटू पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू एन लिख सकती हूँ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 इंटू पी कहीं पे गिवन होता तो हम उसको टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे नहीं है कि वो दोनों ऑप्शन आपको साथ में दे देगा, वो सिर्फ एक ऑप्शन आपको देगा, या तो वो 2 इंटू एन देगा या फिर वो 2 इंटू पी देगा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। होप्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।